हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन बायोलॉजी में। आज का हमारा वीडियो है कोशिका भित्ति। सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल वॉल या कोशिका भित्ति है। सेल वॉल जो है वो मोस्टली पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल वॉल मोस्टली प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल मोस्टली जो है वो प्लांट सेल में पाई जाती है और पादप कोशिका भित्ति जो होती है वो मृत होती है, यानी डेड होती है। खोज की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति की खोज का श्रेय जो है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका भित्ति की खोज की। पादपों की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो मोस्टली सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेल वॉल में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के अलावा लिग्निन, सुबेरिन, सिलिका, क्यूटिन, श्लेष्मा आदि का जमाव भी पाया जाता है। लेकिन जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। आज हम जीवाणुओं को मोनेरा जगत में रखते हैं, लेकिन पहले हम इनको पादप जगत में रखते थे। आज हम इनको मोनेरा जगत में रखते हैं। तो जीवाणुओं की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल प्रोटीन, लिपिड व पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, या पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरामिक अम्ल की बनी होती है। कई जगह पर हमें पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरामिक अम्ल नाम भी देखने को मिलता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से दो रासायनिक घटक होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसमिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें दो रासायनिक संगठन हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसमिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। मोस्टली जो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति की अगर हम संरचना की बात करें, कोशिका भित्ति की अगर हम संरचना की बात करें तो कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से हमें निम्न संरचनाएं देखने को मिलेंगी। एक तो हमें देखने को मिलेगी मध्य पटलिका, एक हमें देखने को मिलेगी प्राथमिक कोशिका भित्ति मतलब प्राइमरी सेल वॉल, एक मिलेगी हमें द्वितीयक कोशिका भित्ति सेकेंडरी सेल वॉल, और द्वितीयक कोशिका के भीतर की ओर इधर में हमें मिलेगी टर्सरी सेल वॉल, तृतीयक कोशिका भित्ति देखने को मिलती है, जो बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम पाई जाती है। अगर हम ओरिजिन ऑफ सेल वॉल की बात करें कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई होगी, तो कोशिका भित्ति की उत्पत्ति मोस्टली कोशिका पट्टी यानी सेल प्लेट से हुई है। किससे हुई है? सेल प्लेट से। अब प्रश्न उठता है कि कोशिका पट्टी की उत्पत्ति किससे हुई होगी, तो कोशिका पट्टी की उत्पत्ति फ्रेगमोप्लास्ट से हुई है। और फ्रेगमोप्लास्ट वास्तव में क्या है, तो फ्रेगमोप्लास्ट गोल्जी बॉडीज और ईआर के टुकड़े, ईआर मतलब अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े हैं। तो फ्रेगमोप्लास्ट वास्तव में क्या है, गोल्जी बॉडीज और ईआर के टुकड़े। और फ्रेगमोप्लास्ट से बनती है कोशिका पट्टी और कोशिका पट्टी से बनती है सेल वॉल। बात करें हम कोशिका भित्ति की संरचना की आगे, तो कोशिका भित्ति की संरचना में हमें मुख्य रूप से चार प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। नंबर एक, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, मध्य पटलिका जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। मध्य पटलिका जो है वो मोस्टली कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और मध्य पटलिका जो है वो दोनों कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के बीच में सीमेंटिंग परत मतलब उनको जोड़ने का काम करती है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य पटलिका सीमेंटिंग परत का कार्य करती है। एक और बात, जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों में मध्य पटलिका, कच्चे फलों में मध्य पटलिका पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कच्चे फल कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। तो
कच्चे फलों की जो कठोरता का जो कारण है वो क्या है, मध्य पटलिका है। और जब यही कच्चे फल जब पक जाते हैं तो मध्य पटलिका जो होती है वो घुल जाती है, मध्य पटलिका घुल जाती है और फल जो है वो कैसे हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। तो मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, सीमेंटिंग परत का कार्य करती है और कच्चे फलों में मध्य पटलिका पाई जाती है जो कि कच्चे फलों की कठोरता का कारण होती है। जब फल पक जाते हैं तो मध्य पटलिका घुल जाती है और जो फ्रूट होते हैं वो कोमल हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, तो प्राथमिक कोशिका भित्ति कहां पर है, मध्य पटलिका के दोनों तरफ। कहां पर है, मध्य पटलिका के दोनों तरफ पाई जाती है। अच्छा, किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। और ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है ये पतली होती है, वह प्रत्यास्थ होती है। कैसी होती है, पतली और प्रत्यास्थ होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या है, द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और जो द्वितीयक कोशिका भित्ति जो है उसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर, S1, S2 और S3। या हम इनको बोल सकते हैं बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर। है कहां पर, प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाई जाती है। अच्छा, बनी किससे, इनके अलावा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के अलावा इसमें लिग्निन, सुबेरिन आदि सेलुलोज, पैक्टिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ये कैसी थी, पतली थी, लेकिन ये कैसी होगी, मोटी होगी। ये ये प्रत्यास्थ थी, तो ये कैसी होगी, अप्रत्यास्थ होगी। अच्छा, इसकी मोटाई और अप्रत्यास्थता का जो कारण है वो क्या है, लिग्निन का जमाव। क्या है, लिग्निन का जमाव। द्वितीयक कोशिका भित्ति। अब द्वितीयक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ, द्वितीयक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ क्या है, तृतीयक कोशिका भित्ति। क्या है, तृतीयक कोशिका भित्ति, लेकिन ये बहुत ही कम होती है, रेयर। कहाँ मिलेगी मोस्टली, जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्म पादपों की जाइलम वाहिनिकाओं में, जाइलम वाहिनिकाओं में पाई जाती है। और मोस्टली जाइलिन नामक कार्बोहाइड्रेट, जाइलिन नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो अगर हम कोशिका भित्ति की संरचना की बात करें तो हमें मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति और तृतीयक कोशिका भित्ति देखने को मिल रही है। तो मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी है, सीमेंटिंग परत का कार्य कच्चे फलों में पाई जाती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो मध्य पटलिका के दोनों तरफ है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। पतली होती है और प्रत्यास्थ होती है। द्वितीयक कोशिका भित्ति इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ है। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ है। 3 स्तर हैं, S1, S2 और S3, या हम इसको बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर भी बोल सकते हैं।
द्वितीय कोशिका भित्ति में लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। मोस्टली द्वितीय कोशिका भित्ति जो है वो मोटी और अप्रत्यास्थ होती है, और मोटाई और इस अप्रत्यास्थता का जो कारण है वो क्या है? लिग्निन है। एक बात नोट लगा के और लिख देता हूं मैं, जो विभजोतक उत्तक होते हैं, विभजोतक उत्तकों में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ये भी आप थोड़ा याद रखें। इसके अलावा कोशिका भित्ति की अगर वृद्धि की बात करें, कोशिका भित्ति की वृद्धि, और जो कोशिका भित्ति की जो वृद्धि होती है वह दो प्रकार की होती है। कोशिका भित्ति की वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक तो स्त्राधान वृद्धि और एक कणाधान वृद्धि। तो कोशिका भित्ति की जो वृद्धि है, सेल वॉल की वृद्धि, सेल वॉल की वृद्धि मोस्टली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, कणाधान वृद्धि और स्त्राधान वृद्धि। अब लिग्निन का जमाव होगा, तो लिग्निन का जमाव, लिग्निन का जमाव अगर कणों के रूप में हो, कणों के रूप में हो, लिग्निन का जमाव सेल वॉल के ऊपर कणों के रूप में हो रहा हो, तो लिग्निन का जमाव अगर कणों के रूप में हो तो उससे कणाधान वृद्धि कहते हैं। और अगर इसी लिग्निन का जमाव स्तर के रूप में हो, स्तर के रूप में लिग्निन का जमाव, लिग्निन का जमाव क्या कहलाता है? कणाधान, स्तर के रूप में अगर लिग्निन का जमाव हो तो उसे स्त्राधान वृद्धि कहते हैं, और कणों के रूप में अगर लिग्निन का जमाव हो तो उसको कणाधान वृद्धि कहते हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब हम सेल वॉल की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसी के साथ में हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, मतलब परासंरचना भी पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के साथ में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, परासंरचना। ये परासंरचना में है क्या? तो इस परासंरचना में हमें दो भाग दिखाई देते हैं। कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से कितने घटक दिखाई देते हैं? जब हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमें दो भाग दिखाई देते हैं। एक भाग तो होता है तंतुक और एक भाग होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है वो अपने आप में तरल भाग है। क्या है? मैट्रिक्स जो है वो तरल भाग है, और इस तरल भाग में तंतुक पाए जाते हैं, फाइब्रिल्स पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में तंतुक पाए जाते हैं। और ये जो तंतुक जो हैं ये अनेक प्रकार के छोटे छोटे और लघु तंतुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो हम ये इसको यूँ समझें कि एक जो वृहद तंतुक है, एक जो वृहद तंतुक है वह 250 लघु तंतुकों के बराबर होता है। एक वृहद तंतुक 250 लघु तंतुकों के बराबर होता है। अब अगर हम एक लघु तंतुक लें, एक लघु तंतुक, तो एक लघु तंतुक जो है वो 20 मिशेल के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 20 मिशेल के बराबर होता है। और अगर एक मिशेल की बात करें, एक मिशेल की बात करें तो इसमें 100 सेलुलोज श्रृंखलाएं होती हैं। 100 सेलुलोज श्रृंखलाएं होती हैं। और अगर हम एक सेलुलोज श्रृंखला की बात करें, अगर हम एक सेलुलोज श्रृंखला की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें 3000 से 6000 ग्लूकोज इकाइयाँ बीटा 1,4 लिंकेज द्वारा जुड़ी होती हैं, बीटा 1,4 लिंकेज द्वारा जुड़ी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक सेलुलोज श्रृंखला में क्या है? बहुत सारे ग्लूकोज हैं, मतलब शर्करा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेलुलोज जो है वो वास्तव में क्या है? पॉलीसेकेराइड है।
सेलुलोज क्या है वास्तव में? पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज वास्तव में क्या है कि पॉलीसेकेराइड है। तो ये इसकी क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, परासंरचना है कि परासंरचना में तंतुक और मैट्रिक्स दो भाग पाए जाते हैं। मैट्रिक्स वाले भाग में तंतुक पाए जाते हैं। अगर हम एक वृहद तंतुक की बात करें तो एक वृहद तंतुक में 250 लघु तंतुक पाए जाते हैं। एक वृहद तंतुक में 250 लघु तंतुक पाए जाते हैं। अगर हम एक लघु तंतुक की बात करें तो एक लघु तंतुक में 20 मिशेल हैं। एक मिशेल की में 100 सेलुलोज श्रृंखलाएं हैं और एक सेलुलोज श्रृंखला में 3000 से 6000 ग्लूकोज इकाइयाँ जो हैं वो β1,4 लिंकेज के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ग्लूकोज है मतलब शर्करा है, तो इसी शर्करा के कारण हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेलुलोज जो है वो वास्तव में क्या है? पॉलीसेकेराइड है। जब हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इसमें एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गर्थ, पिट्स। हमें पता है कि सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेल वॉल के ऊपर लिग्निन का जमाव एक फिक्स स्तर के रूप में नहीं होता है, मतलब कहीं कहीं पर लिग्निन का जमाव नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब सेल वॉल पर लिग्निन का जमाव यूनिफॉर्म नहीं होता है, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान नहीं होता है, नहीं होता है, तो वहाँ गर्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गर्त बन जाते हैं। याद रखना, गर्त हमेशा जोड़ों में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। पेयर्स मतलब जोड़ों में होते हैं। गर्त हमेशा क्या कैसे मिलेंगे? जोड़ों में मिलेंगे। अच्छा, गर्तों के द्वारा होगा क्या? गर्तों के द्वारा एक सेल का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहता है। गर्त के द्वारा एक सेल का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। अगर हम बात करें इसके प्रकार की तो गर्त मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। गर्त मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है सरल गर्त और एक होता है परिवेशित गर्त। सरल गर्त और परिवेशित गर्त, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। सिंपल पिट्स यानी सरल गर्त की अगर हम बात करें तो इनका जो व्यास होता है वो एक समान होता है, व्यास एक समान होता है, जबकि इनका व्यास लंबाई में एक समान नहीं होता है। लंबाई में व्यास एक समान नहीं होता है। लंबाई में इनका जो व्यास है वो एक समान नहीं होता है। अगर हम बात करें इस प्रकार के गर्तों की तो सरल गर्त कुछ इस प्रकार के होते हैं। और इनके ऊपर गर्तों को पृथक करने के लिए क्या पाई जाती है? गर्त झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गर्त झिल्ली पाई जाती है। और ये जो गर्त झिल्ली है वो मोस्टली किससे बनी होती है? तो गर्त झिल्ली प्राथमिक कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? प्राइमरी सेल वॉल व मध्य पटलिका की बनी होती है। गर्त झिल्ली प्राथमिक कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका की बनी होती है। जो परिवेशित गर्त जो होते हैं वो लंबाई में एक समान नहीं है। इसका मतलब जब हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं
अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो इनका व्यास बढ़ता है, इनका व्यास बढ़ता है, कुछ इस प्रकार से। तो जब हम अंदर से और बाहर की तरफ आएंगे तो इनका व्यास क्या होगा, बढ़ेगा। कई बार क्या होता है कि गर्त झिल्ली जो है वो फूल जाती है, ये गर्त झिल्ली है, और ये गर्त झिल्ली कई बार क्या हो गई, फूल गई। तो उस फूले हुए स्थान को हम क्या बोलते हैं, टोरस बोलते हैं। गर्त झिल्ली जब फूल जाती है, तो गर्त झिल्ली जब फूल जाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, टोरस बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखें। और टोरस जो हैं वो एक तरह से वाल्व की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गर्त हमेशा जोड़ों में है और गर्तों के द्वारा ही कोशिका का कोशिका द्रव्य, एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका के संपर्क में रहता है। तो जब एक गर्त इधर से बंद हो जाएगा तो वो दूसरी कोशिका का कोशिका द्रव्य का संपर्क भी उसका बंद हो जाता है। तो जब गर्त झिल्ली फूल जाती है तो हम उसको टोरस बोलते हैं, और जो टोरस जो है वो वाल्व की भांति कार्य करते हैं। इसी के साथ में कुछ और भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे लिग्निन, क्यूटीन, ये पदार्थ भी सेल वॉल में पाए जाते हैं। और इन सभी की प्रकृति भी अलग अलग होती है। किसी की प्रकृति वसीय प्रकृति की होती है, कोई पॉलीसेकेराइड प्रकृति का है, तो कोई पॉलीसेकेराइड प्रकृति का है। तो अलग अलग सेल वॉल जो भी हैं, जो भी प्लांट हैं उनमें जो सेल वॉल हैं, तो इन सभी पदार्थों के अलावा इनमें लिग्निन, क्यूटीन वगैरह पदार्थ भी पाए जाते हैं। जब हम सेल वॉल कंप्लीटली पढ़ते हैं तब हम सेल वॉल के साथ में दो गुहा और पढ़ते हैं, दो गुहा और पढ़ते हैं। एक होती है वियुक्तिजात गुहा और एक होती है लयजात गुहा। एक तो होती है वियुक्तिजात गुहा और एक होती है लयजात गुहा। देखो क्या क्या होती है। लयन का मतलब होता है टूटना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। लय का मतलब लयन और लयन का मतलब टूटना। जब सेल वॉल टूटती है और सेल वॉल के टूटने से जो गुहा बनती है उसको बोलते हैं लयजात गुहा। तो हम बोल सकते हैं कि जब सेल वॉल टूटती है तो जो गुहा बनती है उससे लयजात गुहा कहते हैं। जब सेल वॉल टूटती है और टूटने से जो गुहा बनती है वो कहलाती है लयजात गुहा। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल, संतरे की तेल ग्रंथियां जो हैं वो लयजात गुहा का उदाहरण है। अब देखो यहाँ पर सेल वॉल क्या हो रही है, टूट रही है। इसका विपरीत यहाँ पर हो जाएगा। वियुक्तिजात गुहा में क्या होगा, सेल वॉल के पृथक होने से जो गुहा बनती है उसे वियुक्तिजात गुहा कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाइनस की रेजिन नाल। पाइनस की जो रेजिन नाल है उनमें वियुक्तिजात गुहा पाई जाती है, जबकि संतरे की तेल ग्रंथियों में लयजात गुहा पाई जाती है। जब हम इतना कुछ पढ़ते हैं तब हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक फीचर या एक कैरेक्टर का जिक्र किया था, प्लाज्मोडेस्मेटा। किसका किया था, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो हैं ये भी कहाँ पर पाए जाते हैं, प्लांट शेल में पाए जाते हैं। प्लांट शेल में पाए जाते हैं, ये भी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और इनसे कोशिका द्रव्य का एक
सेल से दूसरी सेल में आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। अगर हम बात कोशिका भित्ति के कार्यों की करें, कोशिका भित्ति के कार्य, तो कोशिका भित्ति जो होगी वो मोस्टली काम क्या करेगी? तो कोशिका भित्ति जो है, एक तो वो पादप कोशिका की शेप को बनाए रखती है। कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिका की शेप को बनाए रखती है, एक उसकी सुरक्षा करती है, मतलब एक उसकी प्रोटेक्शन करती है, मतलब उसकी सुरक्षा करती है। तो स्टूडेंट, ये आज का वीडियो हमारा कंप्लीटली बेस्ड था सेल वॉल के ऊपर। हमने सेल वॉल के ऊपर ये वीडियो पूरा किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सेल बायोलॉजी के और भी अनेक वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।